Okay. So in today's class, we are moving towards the Gupta period and the social history of the period. ये दो चीजें ध्यान रखना कि हम गुप्त पीरियड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा सोशल हिस्ट्री पढ़ने का इस दौर के। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सर कल आपने पढ़ाया था सोशल और नहीं, एक और था। अच्छा सोशल हो चुका था, तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी के बाद ये स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, रूरल सोसाइटी, ये सब चीजें पढ़ेंगे आज। इसके पहले हम लोगों ने गुप्त पीरियड में जो चीजें पढ़ी हैं उसे आपको फटाफट में बता दूं। अभी तक हम लोगों ने गुप्त पीरियड में पढ़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, साइंस और मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आप गुप्ता एम्पायर का मैप आप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर हुआ करता था। हालांकि ये मौर्यन एम्पायर से थोड़ा छोटा था। ऊपर के इलाके में देखा जाए तो ये हिंदू कुश माउंटेन तक फैला हुआ था, ठीक है। इधर में पूरा गुजरात का रीजन गुप्त एम्पायर में आता था। इस साइड में तो हिमालय ही बाउंड्री हुआ करती थी, पूरा हिमालय, हाँ, ये अयोध्या वगैरह ये सब चीजें आती थी। असम उधर छूट गया, मतलब इधर वाले जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हैं ये गुप्त एम्पायर में नहीं शामिल होते थे, बाकी ये सारे इलाके गुप्त एम्पायर में शामिल होते थे। इतनी दूर तक ये पूरा गुप्त एम्पायर ये ऐसे हुआ करता था। अब ये वाले जो इलाके थे यहाँ पर समुद्रगुप्त ने, आपको याद है ना, ये प्रयाग हुआ करता था जहाँ पे हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। समुद्रगुप्त ने इन इलाकों पर हमला किया था और यहाँ के लोगों को जीता था। लेकिन आपको याद है कि साउथ में जिन इलाकों को वो जीतता था उनको मिलाता नहीं था, उनको वो आजाद कर देता था, बस वो एक तरह का के ट्रिब्यूटरीज या वेसल्स हो जाया करते थे, सामंती राजा हो जाते थे, अधीन राजा जिसको हम कहते हैं, वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, बस इतनी सी चीज थी। तो ये वाले जो राज्य थे वो गुप्त एम्पायर के अधीन आते थे। दे वर नॉट सॉवरेन, ठीक है, दे वर द वेसल्स ऑफ गुप्त एम्पायर। और बचा कौन सा इलाका? बच गया ये वाला इलाका, साउथ वेस्टर्न पार्ट, ये वाला इलाका पूरा बच गया। अब इधर किसका शासन होगा? तो ये दक्कन का जो प्लेटी वाला इलाका है, इस इलाके में शासन होता था वाकाटक वंश का। कौन से? वाकाटका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ करता था उसने अपनी लड़की का विवाह यहां कर रखा था वाकाटकों के साथ। क्यों? क्योंकि इस इलाके में आगे चल करके आना शुरू किए थे शक, ठीक है, और शकों से बहुत खतरा था। शकों से खतरा एक तो वाकाटकों को भी था और गुप्तों को भी था। तो गुप्त और वाकाटक दोनों मिलकर के मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं, मतलब वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, ताकि दोनों मिल करके और शकों से राज्य की हिफाजत कर सकें। दे डिड आल्सो, ठीक। तो शकों का राज्य जो है वो इस इलाके में हुआ करता था और इस इलाके से खतरा इनको भी था और इनको भी था। इस वजह से गुप्तों ने इन पर अटैक करने के लिए, इनको हराने के लिए वाकाटकों से संबंध बनाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये यहां से कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या तरीके हैं? अब बताओ, खेती का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो जमीन बढ़ा लो या जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, यही है ना। और क्या तरीका हो सकता है? तो हम जानते हैं जमीन बढ़ाना तो संभव है नहीं, जमीन तो फिक्स है, वो उसको आप कहाँ खींच करके ले जाओगे, लंबा करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि खेती वाली जो जमीन है वो अगर कम है तो आप जंगल वंगल काट के थोड़ा बहुत बढ़ा लिए, वो अलग बात है, लेकिन टोटल जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जमीन को कम ही होना है, क्योंकि आप उन्हीं जगहों पे रहना भी शुरू कर दोगे जिन पे पहले खेती करते थे। तो दूसरा तरीका क्या है प्रोडक्शन बढ़ाने का, और कौन सा तरीका अपनाया गया इस पीरियड में? कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम? 600 बीसी से लेके 600 सीई के बीच में, ये जो 1200 वर्षों का जो समय रहा है, इस समय में प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या स्ट्रेटजीज थे?
तो फटाफट याद करो, पहला स्ट्रेटजी था यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लाउशेयर। जो हल हुआ करता था उसमें आयरन टिप लगने लगे थे। इस आयरन टिप का क्या फायदा होता था? पहले लकड़ी के हल होते थे, वुडन प्लाव, तो लकड़ी का हल जमीन के अंदर बहुत नहीं जाता था, वो बस घास छील ले बड़ी बात है। उस पर जब आयरन लगने लगा तब वो जमीन के अंदर तक जाने लगा, पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या तरीका अपनाया गया? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। धान की रोपाई किया करते थे, इससे भी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। पहले क्या होता था, ऐसे जमीन पे छींट दिया तो छींट दिया, तो जो उगा तो उगा, नहीं उगा नहीं उगा। अब क्या करने लगे, एक जगह पे बयान डालते थे, और जब वो उग जाता था, आपने देखा है ना, धान की रोपाई देखी है कि नहीं देखी है? यस सर। यस सर। तो वो उगाने के बाद जो है वहां से उखाड़ के ले जाते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे उसको दोबारा से लगाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस आ जाती है ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से, और दूसरी बात, जो सड़ गया अनाज या जो उगा नहीं, उसे ट्रांसप्लांट ही नहीं करना होता। मतलब ट्रांसप्लांट तो आप उन्हीं का करेंगे जो प्रॉपरली ग्रोन अप है। तो वो एक तरीके से, अगर उसके बाद कोई और नेचुरल कैलेमिटी नहीं आती है, तो प्रोडक्शन वो 100% गारंटीड हो जाता था। तो आयरन टिप्ड प्लाउशेयर एक तो ये तरीका था, दूसरा ट्रांसप्लांटेशन आ गया, तीसरा काम किया गया इरिगेशन पे, जिसमें वेल्स, टैंक्स, कैनाल, ये सब बनाए गए। इनसे भी बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा। एंड द फोर्थ वाज हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स। सेमी एरिड मतलब जहां बारिश कम होती थी, वहां पर हो एग्रीकल्चर किया गया। हो जानते हो क्या होता है? कुदाल देखा है कि नहीं? किसने किसने देखा है? वो खेती में कुछ नहीं जानते यार। ये दिखा? ये दिख रहे हैं? यस सर। अभी तो देखा ही नहीं था तुम लोग। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हल भी ना चल पाए, मतलब जमीन बहुत कड़ी हो, बारिश बिल्कुल ना होती हो, या पथरीली हो, या बैलों को चढ़ाना मुश्किल हो, आड़ा तिरछा जमीन है, तो ऐसे जगहों पर वो एग्रीकल्चर होता है। एक चीज और ध्यान रखना, अक्सर करके पहाड़ी इलाकों में, हिली ट्रैक्स में हमेशा वो एग्रीकल्चर होता था, प्लेन ट्रैक्स में प्लाउ एग्रीकल्चर होता था। तो ये स्ट्रेटजीज थे प्रोडक्शन बढ़ाने के। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे भाई? मतलब डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, गांव में रहने वाले लोग, जो रूरल सोसाइटी में रहने वाले लोग थे, उनके इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन में क्या डिफरेंसेस थे? क्या सारे लोग एक जैसे ही होते थे, या लोगों में भेदभाव था? लोगों में अमीरी गरीबी थी, लोगों में ऊंच नीच था। तो वो सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, उन्हीं को हम डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंसेस अरोज। डिफरेंसेस किस वजह से आए? प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। जैसे इंक्रीज जैसे इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, डिफरेंस आने लगे। प्रोडक्शन बढ़ते, जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो उसमें क्या हुआ, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, जिनके पास ज्यादा प्रोडक्शन होता था, वो ज्यादा अमीर होने लगे, जिनके पास कम थी वो कम रह गए, जिनके पास नहीं थी वो नहीं रह गए ढंग से। ये चीज हुआ। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आप देखोगे तो वहां पर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का भी जिक्र है, स्मॉल पीजेंट्स का भी है, और लैंडलॉर्ड्स का भी है। इससे हमें समझ में आता है कि कम से कम 3 प्रकार के लोग तो जरूर थे। एक तो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत जमीन थी, दूसरे थे किसान जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी, और तीसरे थे लैंडलेस जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तीनों की हैसियत बिल्कुल अलग हो गई। लैंडलॉर्ड्स एंड द हेड्स ऑफ विलेजेस वर मोर पावरफुल। कोई दिक्कत इसमें? जाहिर सी बात है, जिनके पास जमीन ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा होंगे, वो पावरफुल भी ज्यादा ही होंगे। इनका पूरा कंट्रोल होता था फार्मर के ऊपर। ठीक। संगम टेक्स्ट में ऐसे बात आता है, संगम टेक्स्ट में कुछ एक ग्रुप्स डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने बात किया ना कि लैंडलॉर्ड्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, और फिर
लैंडलेस लेबरर्स थे। वैसे ही साउथ इंडिया में भी संगम टैक्स तो इसके पहले लिखे गए थे। किसके पहले लिखा? मतलब इस टाइम, मतलब ये जो जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम की, नहीं तो नहीं, उसके पहले वो लिखा गया था। तो फिर तुम भटक गई। हम बात चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम की कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 6 पूरा सेंचुरी ऑल ओवर बीसीई कर से रहे हैं। लेकर के 6 सेंचुरी सीई के बीच में। ये पूरा चैप्टर ही वही है, ठीक है। हमने यहीं पर चंद्रगुप्त सेकंड की बात खत्म कर दी, यहाँ पर गुप्त वंश की बात खत्म। अब इसके बाद जो बात कर रहे हैं ये स्ट्रेटजी चाहे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है चंद्रगुप्त के टाइम में ये आयरन आया था? आयरन आ चुका था 6 सेंचुरी बीसीई में, तभी तो जाके मगध पावरफुल बना था। तो जब हम दोबारा से बात कर रहे हैं तो ये हम पूरे टाइम की बात कर रहे हैं, 600 बीसीई से लेके 600 सीई के बीच में। इसी के बीच में तो संगम टेक्स्ट भी लिखा गया था। तो संगम टेक्स्ट में भी ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स का जिक्र आता है। उसमें लैंड ओनर्स का जिक्र आता है जिनको वेल्लालर कहते हैं। तो ये शब्द याद कर लेना, वेल्लालर मतलब लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स। लैंड ओनर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं किसान। किसान को क्या कहा जाता था? उजवार, ठीक है। प्लॉमेन और उजवार ये किसान थे, ये सेकंड नंबर पे आते थे। यानी ये बहुत बड़े लैंड ओनर नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ी सी जमीन होती थी और खेती करते थे, अपने पे भी करते थे और अपने मालिक के भी। और तीसरे नंबर पे आते थे स्लेव या आदिमाई। ये लैंडलेस लेबरर्स होते थे, बधुआ मजदूर, गुलाम, या इन्हें आदिमाई, आदमी कहा जाता था, ठीक है। Thus the differences in rural society were based on the control over land. तो ये जो भी डिफरेंसेस थे वो किस आधार पे थे? कंट्रोल ओवर लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। जिसके पास लैंड ज्यादा था, लेबर बढ़िया थे, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वो पावरफुल था। जिनके पास लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी नहीं थी वो नीचे थे। ये समाज का वर्गीकरण है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, पावर होता था, वो फिर ग्रांट्स भी बहुत देते थे। लैंड ग्रांट्स बाय किंग्स वर आल्सो रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। राजा अक्सर करके लैंड ग्रांट देते थे। लैंड ग्रांट माने भूदान, जमीन दान। जमीन जो है वो दान में दी जाती थी। राजा कुछ हुआ, जो है कोई यज्ञ वज्ञ कराया तो पंडित जी को उठा करके जमीन दे दिया, क्योंकि जमीन बहुत थी, तो ये मिलते थे। अब आप सोचो कि जमीन कैसे दान दिया जाएगा? क्या जो पंडित जी लोग यज्ञ कराएंगे या जिन्हें दान मिलेगा वो ऐसे जमीन उठा करके सर पे लेके जाएंगे? जमीन का दान कैसे होगा? जैसे मान लो जमीन के मालिक को बन जाएंगे। जैसे कोई राजा है और राजा ने उठा करके, राजा के पास बहुत सारे गांव, तो उसको उनको प्रोटेक्शन के लिए दे दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण में बता देना, तब हम समझेंगे कि तुमने समझ लिया चीज को। मान लो काशी का एक कोई राजा है और होलापुर गांव जहां पर आपका स्कूल है, ये गांव जो है उसी के अधिकार में आता है। और उसने कोई बड़ा सा यज्ञ कराया, मेरे से ही करा लिया मान लो, और बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उसने जो है वो होलापुर गांव मुझे दे दिया। मैं समझ गई, वहां की जो भी रेवेन्यू आती है वो उनको मिलेगी। अभी बात समझी हो तुम? तो इसका मतलब ये हाँ, थोड़ा हुआ क्योंकि कि मैं, उसमें भी आपने बताया था हाँ ऐसा जो थोड़ा काशी को दान में दिया था, और जो भी रेवेन्यू आता था वो महारानी के मेकअप पे जाता था। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब कोई गांव दान दिया जा रहा है या कोई जगह दी जा रही है तो उस जगह को पूरा प्लेन करके वो आदमी लगेगा खेती करने, ऐसा नहीं है। वहां पे रहने वाले लोग वैसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। बस इतना सा होगा कि वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देते थे, अब वो उस ब्राह्मण को देंगे या उस व्यक्ति को देंगे जिसको वो दान मिला हुआ है। अब वो राजा की प्रजा न होकर के उसकी प्रजा हो जाएंगे। राजा के सिपाही अब तंग नहीं करेंगे, वो अपना खुद, तो इस तरीके से ये लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे। हाँ, जंगल उंगल की जमीन है तो वो चाहे तो लोगों को बसा ले, चाहे खुद खेती करे, चाहे करवाए, वो उसके ऊपर है। कुल मिलाकर के जमीन के ऊपर मालिकाना हक दिया जाता था। सर जी आक्रमण होगा तो खुद लड़ेगा या फिर राजा उसको बचाएगा? नहीं नहीं, राजा बचाएगा कि वो जो खुद का ही लड़ेगा। मतलब ऐसा थोड़ा हो गया कि बाउंड्री में से अलग हो गया। बस वहां की इनकम उसको गई है ना, दान में गई है। अभी भी तो है वो राजा के ही राज्य में ना, उसने अपना राज्य थोड़े बना लिया। अब तुम्हें क्या लग रहा है
कि एक छोटा सा गांव किसी को दे देंगे तो वो राज्य बना लेगा क्या उसका? सर एक टाइप से लैंडलॉर्ड। हाँ जी, हाँ एक टाइप से आप सर एक लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। एक टाइप से वो लैंडलॉर्ड हो गया, तो लैंडलॉर्ड हो गया तो जमीन का किराया वगैरह वसूलेगा, चीजों को वहां से लेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि वो लड़ाई भी करेगा, सेना भी रखेगा, प्रेसिडेंट भी बन जाएगा, खुद ही चुनाव कराएगा, ईवीएम मशीन खरीदेगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मणस, ज्यादातर किसको दिया जाता था ग्रांट? ग्रांट ज्यादातर ब्राह्मणों को दिया जाता था या मंदिरों को दिया जाता था। तो इस ग्रांट से फायदा क्या होता था? भाई मंदिर में जैसे कथा पूजा हो रही है, भंडारा चल रहा है, हवन हो रहा है, तो इसमें जो खर्च आते थे वो खर्च इसी दान से निकलते थे। या स्कूल वगैरह कोई चल रहा है, जैसे मान लो नालंदा विश्वविद्यालय खुला, तो उसके लिए 200 गांवों का रेवेन्यू दे दिया गया कि 200 गांव से जो रेवेन्यू आएगा उससे नालंदा का खर्च चलेगा। तो ये एक चीज होती थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उनको ये दान दिया जाता था। ज्यादातर दान देने वाले तो राजा ही होते थे, क्योंकि राजाओं का ही हक होता था जमीन पर। औरतों को, महिलाओं को जमीन का हक नहीं मिला करता था। लेकिन एक जगह पर हमें ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, वो एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता का। ये प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये थी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश में। याद आ रहा है? पिछली बार में बताया था मैंने। तो उसमें सर वो वर्जी जो थे वहां के? नहीं नहीं, वर्जी नहीं, वर्जी वाकाटक, वाकाटक, वाकाटक यहाँ थे बेटा। साउथ वेस्ट वाले? ये वाले, ये वाले, ये वाकाटक हैं, और वज्जी यहाँ पर साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट। तो रुद्रसेन सेकंड से हुआ था ना? जी जी जी, रुद्रसेन सेकंड यहाँ पर जो है हुआ करता था। तो रुद्रसेन सेकंड से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, उनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय का जो लड़का था पृथ्वीसेन, हाँ, वो बहुत छोटा था और रुद्रसेन मारा गया। तो जाहिर सी बात है, रुद्रसेन के मरने के बाद जब रुद्रसेन मर गया तो अब उसका राज्य चलाएगा कौन? लड़का बहुत छोटा था, तो उसकी संरक्षिका बनकर के प्रभावती गुप्ता ने शासन किया। और प्रभावती गुप्ता की मदद चंद्रगुप्त द्वितीय कर रहा था। जाहिर सी बात है, विक्रमादित्य अगर किसी की मदद करेगा तो वो रानी तो बड़े आराम से शासन चला लेगी। तो अपने पिता की मदद से उसने शासन चलाया था, और इस पूरे इलाके की वो महारानी भी बनकर के थी। ठीक है, तो ऐसा जिक्र मिलता है कि women were not supposed to have access of land। औरतों को तो बिल्कुल एक्सेस ऑफ लैंड नहीं था, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि प्रभावती गुप्ता या कुछ जो रानियां महारानियां होती थी उनके पास वही अधिकार था, बड़े लोग थे ना, वो रख भी सकते थे। तो प्रभावती गुप्ता के पास एक्सेस ऑफ लैंड था, और उसने लैंड जो है वो दान भी किया है। प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र अभिलेख एक मिला हुआ है, जिसमें उसने दान दिया हुआ है एक पूरा गांव एक ब्राह्मण को। उसको आप जरूर पढ़िएगा, एक इंस्क्रिप्शन आता है आपके एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, so the inscription gives us an idea about the rural people, brahmanas, peasants and others also. So there were regional variation in the size of land donated। ऐसा जरूरी नहीं होता हर आदमी उतना ही बड़ा लैंड दे, अलग अलग लैंड दिया जा सकता था। लैंड ग्रांट्स और मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर। अच्छा, ये भी एक चीज है, लैंड ग्रांट क्यों दिए जाते थे? लैंड ग्रांट देने के पीछे क्या वजह था? शायद वो श्योरिटी देना कि मतलब वो उनके साइड है ऐसा, या खुश हुए हैं वो उनके काम से। लैंड ग्रांट के कई सारे कारण थे, हम कारण फटाफट पढ़ते हैं। पहला कारण था लैंड ग्रांट्स और मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। लैंड ग्रांट अक्सर करके नए एरिया में एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए दिया जाता था। जैसे मान लो एक राजा है, उसके पास बहुत सारा इलाका ऐसा है जो जंगल का है, हिली ट्रैक है, वहां कुछ नहीं होता, तो राजा क्या करेगा, ऐसे इलाकों को उठा के किसी को दान दे देगा। जिसको दान मिलेगा
तो वो सोचेगा यार दान में पाए हैं फ्री में, इसका कोई टैक्स वैक्स देना नहीं है, तो चलो यहाँ पे खेती करते हैं। क्योंकि बाकी जगहों पर जहां वो खेती करेगा वहां उसे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो ऐसे ग्रांट दे दिया गया, दान दे दिया गया, वहां उसे टैक्स नहीं देना है। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन करेगा वो उसका होगा, इस वजह से वो प्रोडक्शन करता रहेगा। तो नए एरिया में एग्रीकल्चर फैलाने के लिए किया जाता है। दूसरा, टू विन द एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड, मित्रता के लिए, उनसे समर्थन हासिल करने के लिए, उनसे सपोर्ट हासिल करने के लिए, जिसको हम देंगे वो हमारा सपोर्ट करेंगे। अक्सर करके राजा क्या करते थे, मंदिरों को दान देते थे। अब मंदिरों को दान देंगे, पुजारियों को दान देंगे, तो उससे होगा क्या कि पुजारियों की, मंदिरों की गांव में, शहर में बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। सारे लोग जाकर के वहां पे पूजा करते थे और पुजारी को बहुत मानते थे। अगर राजा ने पुजारी को खुश कर लिया तो इसका मतलब पूरे गांव को खुश कर लिया, है कि नहीं। सारे लोग राजा के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं, राजा बहुत धर्मात्मा आदमी है। राजा चाहे 500 रुपए का टैक्स लगा दे, हजारों लोगों की हत्या कर दे, लेकिन जब वो 100 गाय दान दे देता है किसी मंदिर में, तो पुजारी चिल्ला चिल्ला के बताता है बड़ा धर्मात्मा राजा है। और पुजारी ने एक बार मुहर मार दिया तो फिर राजा धर्मात्मा हो गया, चाहे जैसा भी हो। ठीक है, दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दो कारण। तीसरा, लैंड ग्रांट से हमें पीजेंट्स और स्टेट के रिलेशन का भी पता चलता है। कैसे कि देखो, इससे ये पता चलता है कि जो लैंड का थ्योरेटिकल ओनरशिप है वो राजा के पास था। मतलब जमीन का मालिक कौन, राजा। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। वो आप सोचोगे कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में क्या अंतर है, बताएं आपको। जैसे मान लो, पता है सर। हाँ, जैसे इसका थियोरेटिकल मतलब वो हो जाएगा हर मतलब जैसे मेसोपोटामिया और रोमन में भी देखे थे कि जो लैंड होती थी वो बिलोंग्स टू किंग, और लेकिन लोग उस पर प्रैक्टिकली अपना खेती करते थे और वो लोग अपना उस पर वर्क हाँ, करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब रहने के लिए तो प्रैक्टिकली तो उसका है ना, जो वहां पे प्रैक्टिकली रह रहा है, खेती वो कर रहा है, उसका मन करेगा खेती करेगा, नहीं तो खेत में आग लगा देगा, नहीं करेगा बैठा रहेगा। राजा थोड़ा ही आएगा ये सब करने। लेकिन थियोरेटिकली माना जाता है कि ये राजा का है, राजा इस पर रेवेन्यू ले सकता है ना। तो जब तक व्यक्ति रेवेन्यू दे रहा है तब तक लैंड तो उसी का है। ये वैसे ही हुआ जैसे किराएदार होते हैं ना, कि आपने बहुत बड़ा सा फ्लैट बनवा दिया 500 400 कमरों का, और उठा करके आपने पूरा वो अपार्टमेंट दे दिया अलग अलग किराएदारों को। तो थियोरेटिकली तो आप उसके ओनर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसका ओनर वो है जो उसमें रह रहा है। जो उसमें रह रहा है वो जहां मन करेगा वहां कील गाड़ेगा, फोटो लगाएगा, पेंट कराएगा, पर्दा इधर से उधर करेगा, जो है मतलब ये सारे खुरापात वो खुद करेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं मालिक आप हैं तो आप ही जा करके करेंगे, वो नहीं कर पाएगा, वो तो सारे करेगा ना उसमें। बस ये है कि आपको वो किराया देता रहे। तो प्रैक्टिकली ओनर जमीन पर रहने वाले लोग हुआ करते थे, थ्योरेटिकली ओनरशिप वो किंग की होती थी। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि पास्टलिस्ट, फिशर फॉक, हंटर गैदरर, सेडेंटरी आर्टिसंस, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। ये एक जगह पर नहीं रहते थे, अक्सर करके घुमंतु हुआ करते थे। इनका कोई बहुत फिक्स रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जो है कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये था वहां पे डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी और लैंड ग्रांट्स और उसके कारण। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड टाउन। थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ट्रेड और टाउन में। तो ट्रेड किस तरह से होता था, तो 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर के आगे तक बहुत सारे अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए। इन अर्बन सेंटर्स में कौन कौन महत्वपूर्ण थे, एक तो पटना था, पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन था, तीसरा बुहार था, चौथा मथुरा था। ये याद कर लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे, कहां कहां से व्यापार होता था। ठीक है, ये ज्यादातर रिवराइन या लैंड रूट्स पे लोकेट करते थे। मतलब व्यापार तो वहीं से हो सकेगा ना जहां पर रास्ते अच्छे हों, फिर चाहे वो नदियों के रास्ते हों या फिर लैंड के रूट्स हों। यही दो प्रकार के रास्ते होते थे। Inscriptions give us an idea about townspeople.
इंस्क्रिप्शन से हमें टाउन पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि टाउन में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, जैसे कि वॉशिंग फॉक, धोबी, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, ये सब रहते थे। कहां पे? शहरों में। अभी हमने गांव के बारे में पढ़ा था, अब हम शहर पे आ जाते हैं। तो शहर में ये सारे लोग रहा करते थे, ट्रेड वहां पर हुआ करता था, शहर रिवराइन रूट्स पे बसते थे, और सबसे बड़े अर्बन सेंटर पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पोहार, मथुरा जैसे हुआ करते थे। आर्टिसंस जो होते थे या ट्रेडर्स जिनको हम कहते हैं, वो अपने आप को गिल्ड बना करके रखते थे, मतलब गिल्ड में रहते थे। अब आप सोचोगे गिल्ड क्या है? गिल्ड या श्रेणी इसको कहते हैं। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, व्यापार समूह। आज भी आपने देखा होगा ना कि मार्केट में जो है व्यापारियों का अपना संघ होता है, व्यापारिक संघ। तो ये व्यापारिक संघ हुआ करते थे जिनको गिल्ड कहते थे। हर एक व्यापारियों का एक अलग अलग संघ होता था, मतलब एक व्यापार में लगे हुए तमाम व्यापारियों का एक संघ होगा। जैसे कपड़ा व्यापारी, तो मार्केट में जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं उनका अपना एक गिल्ड होगा, ठीक है। गल्ला व्यापारी, तो उनका अपना एक गिल्ड होगा। अलग अलग सामान के जो जितने भी सेलर्स हैं उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनता था, उसको हम व्यापारिक गिल्ड कहते थे। गिल्ड्स का क्या काम होता था? गिल्ड्स का काम होता था रॉ मटेरियल ले आना, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, उसकी मार्केटिंग करना, क्वालिटी पे निगरानी रखना, प्राइस डिटरमाइन करना, ये सारे काम गिल्ड्स के होते थे। आप सोचोगे कि गिल्ड ऐसे कैसे काम करता था? तो गिल्ड में मान लो कि एक इलाके में कपड़ा के 50 व्यापारी हैं, तो 50 ने मिलकर के अपना समूह बना लिया। अब उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो कहीं से अगर सामान मंगवाएंगे तो ऐसा थोड़ा ही कि एक बड़ी सी बैलगाड़ी जा रही है या 50 जहाज जा रहे हैं, नाव जा रहे हैं, तो एक व्यापारी 50 पे अपना सामान मंगाएगा। वो सब 50 तय कर लिया करते थे कि भाई 20 जहाज सामान आएगा तो उसमें 50 किलो मेरे लिए आना चाहिए, 60 उसके लिए आना चाहिए, 200 उसका होना चाहिए। सब लोगों ने आपस में तय कर लिया कि कितना सामान मंगाना है, कहां से, और कितना कितना हमारा रहेगा। उतना उतने का सब लोग दाम देते थे, वहां से सामान आ जाता था। फिर सारे लोग मिलकर डिसाइड करते थे कि दाम क्या रखना है। सब अलग अलग दाम नहीं ले सकते। आज भी देखो व्यापार में यही होता है कि आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, सब्जी जैसे आप ले रहे हो तो उनका अपना एक संघ है, हर दुकान पे वही रेट मिलेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि आप आलू लेने के लिए जाओ तो कोई 16 रुपए में दे दे, कोई 25 में दे दे, कोई 50 में दे दे, नहीं ऐसा करेगा। एक ही रेट में सब देंगे। आम के वही रेट रहेंगे हर दुकान पे, अगर आम वैसा ही है तो। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी ऊपर नीचे है तो भले वो थोड़ा बहुत बदलेंगे, अदरवाइज सेम रेट रहेगा। आप जा करके अभी आज, अब तो आम के सीजन चल रहे हैं, आप जा करके पता करो कि लंगड़ा आम या दशहरी आम एक ही क्वालिटी के 10 दुकानों पर सब पे एक ही रेट बताया जाएगा, 60 रुपए किलो। हाँ देखो उसको पता भी है, ठीक है। So the trade was not confined within the subcontinent but extended to the east and North Africa. व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों में भी हुआ करता था, केवल हमारे यहाँ ही नहीं होता था। अब इंडिया से व्यापार किन चीजों का होता था? तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस का, फाइन पर्ल्स का, आइवरी का, सिल्क का, ये सारी चीजों का एक्सपोर्ट हम लोग किया करते थे, और कुछ इंपोर्ट भी होते थे। यहां पर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नजर आ जाएंगे। जैसे देखो ये इंडिया है, और इस इंडिया से हम क्या भेज रहे हैं बाहर और क्या मंगा रहे हैं, ठीक है, और किधर। तो जैसे देखो हम यूरोप को, ये रोम है ना, रोम को हम क्या भेज रहे थे? स्पाइसेस, मसाले। खरीद उनसे नहीं रहे थे, मसाले बेच रहे थे। तो रोम से आता था सोने का सिक्का। हमारे यहाँ इंडिया में सोना नहीं होता था, लेकिन सिक्के सब कहां से आते थे? रोम से। फिर हम इधर अरेबिया में हम व्हीट और राइस भेजते थे, क्योंकि यहाँ का खेती नहीं ठीक से होती थी, तो हम ये भेजते थे। और लेकिन अरब वाले हमें भी कुछ भेजते थे, क्या? घोड़े। अरब से हमारे यहाँ घोड़े आते थे, हमारे यहाँ घोड़े नहीं होते थे अच्छे। फिर इधर अफ्रीका में हम भेजते थे कॉटन, और अफ्रीका वाले हमें क्या भेजते थे? गोल्ड और आइवरी, ठीक है। इसी तरीके से पल्स हमारे यहां से जाया करते थे, गोल्ड आइवरी हमारे यहां से जाया करते थे।
स्पाइसेस का जहां तक सवाल है, वो जाता भी था और आता भी था, मतलब कुछ हम इधर से खरीदते थे और कुछ उधर बेचते भी थे। कॉटन इंडिया से चाइना की तरफ जाता था और चाइना से इंडिया की तरफ सिल्क आता था, तो मतलब हम चाइना से सिल्क लेते थे और कॉटन देते थे, तो ये हमारे व्यापार थे। समझ आई बात? आज हम व्यापार पे ही खत्म कर देते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक्स की तरफ, यानी सिक्कों का अध्ययन। ये हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे, फिर आपको एक लिपि सिखाएंगे, एक स्क्रिप्ट सिखाएंगे, आप लिखना सीखेंगे कि कैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी या पढ़ी जाती है। तो एक बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, अगर आप सीख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और 2-3 दिन की और क्लास है, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।